नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर वीके टॉक इनिशिएटेड बाय विशेष खबर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ईश्वर से यही कामना करता हूं आप सब मंगलमय हो। दोस्तों, आज हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री दीक्षांत सूर्यवंशी जी। दीक्षांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद पॉडकास्ट भाई में। साहब। दोस्तों, दीक्षांत जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मैं बताऊंगा तो दीक्षांत जी बताएंगे, फिर आगे जाके विशेष चर्चाओं में जुड़ेंगे उनके साथ में। दीक्षांत जी एक विचारक हैं, एक लेखक हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में हैं। दीक्षांत जी ने मास कम्युनिकेशन में अपना मैनेजमेंट किया है। दीक्षांत जी ने एक बहुत अच्छी किताब, जो कि आज का ज्वलंत मुद्दा भी है और जिसके ऊपर हम लोग बात भी करेंगे उनसे, शहरी नक्सलवाद सच, इसके ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिखी है छोटी सी उम्र में। इनकी किताब को तमाम लेखकों ने, समान विचारकों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने विचार भी अपना सहारा भी है। तो इन्हीं बातों को लेके आज हम दीक्षांत जी से बात भी करेंगे, तथा इन्हीं के साथ साथ और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे इनके विचार को हम जानेंगे। दीक्षांत जी, वैसे तो मैंने प्रयास किया आपके बारे में कुछ बताने का, हो सकता है बहुत सफल भी रहा हूँ। कुछ बातें मैं जरूर चाहूँगा आप भी अपने बारे में बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक आपके बारे में जाने। सर प्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए बुलाया। और रही परिचय की बात, तो भाई साहब आपने इतना परिचय दे दिया, पर्याप्त है। बस ये है कि बड़े अपने बुजुर्गों की प्रेरणा से, महापुरुषों की प्रेरणा से समाज हित में लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं जी। कि समाज की बातों को, सही बातों को लोगों तक पहुंचाएं। और कोई समस्या है तो उन सब चीज़ों का निस्तारण के लिए अपने विचार से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का अपना प्रयास करते रहते हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई की है, पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ जी। और सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ा रहा हूँ। और आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी जी सुना है, समय का बड़े लंबी समय का से जुड़े हुए जी हैं। वो तो पहली वहाँ पे किन किन पदों पे रहे हैं, क्या आपकी भूमिका रही, कुछ बताएंगे इस बारे जी में? मैं विद्यार्थी परिषद से, क्योंकि मैं बाल स्वयं सेवक हूँ। जी जी और कक्षा 2 से ही, मतलब 2002 से ही जी। मैं शाखाओं में अपने आरएसएस की जाता था। अच्छा। और उसके बाद 2012 में जब मैं 12th क्लास में था, तो अपने नगर का नगरमंत्री रहा कुछ समय हम्म। के लिए। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए लखनऊ, फिर दिल्ली। लेकिन संगठन का इसने ऐसा होता है कि छूटता नहीं है। फिर यहाँ आने के बाद दोबारा मैं 6 वर्षों तक प्रांत के दायित्व में रहा हूँ। मीडिया का काम देखा है, सोशल मीडिया का काम देखा है, रिसर्च का जो काम होता है वो देखा है। जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में रहा हूँ। और कुछ समय मैंने फुल टाइमर के रूप में भी संगठन में दिया है और काफ़ी कुछ सीखने को वहाँ से मिला है। तो ये जो जीवन में कुछ सीखा है समाज को लेके, वो संगठन की ही देन है। जी। और उसके बाद अ, अभी वर्तमान में मेरा जो रघुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट है, जी। मेरे बाबा जी की प्रेरणा से वो मैं चलाता हूँ। और समाज के बीच क्या सहयोग मैं कर सकता हूँ गरीबों के लिए और शिक्षा के लिए, वो मेरा प्रयास रहता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन वचन न न जाए। जाए। तो इसी भावनाओं को, भावार्थ को हमारे दीक्षांत सूर्यवंशी जी आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें समझ में आता है उनसे बातों से। दीक्षांत जी, शहरी नक्सलवाद सच, दोस्तों ये किताब हमारे दीक्षांत भाई ने लिखी है, छोटी सी उम्र में बहुत भारी किताब लिखी है। बड़े बड़े लोग इस किताब पे, ऐसे विषयों पे लिखने में डरते भी हैं और संकोच भी करते हैं, लेकिन दीक्षांत जी ने इतना करेज दिखाया है कि ऐसे विषयों पे बोलें, समाज को, युवा वर्ग को जागरूक करें, तो देश को आने वाले खतरों से बचाएं। दीक्षांत जी, मुझे लगता है यही प्रेरणा के साथ आपने जी इस किताब को लिखा भी होगा। शहरी नक्सलवाद के बारे में अगर हम बात करें तो दीक्षांत जी, बेसिक टर्म में शहरी नक्सलवाद क्या होता है और वर्तमान परिदृश्य में आप इसे कैसे देखते हैं, कुछ बताएंगे? भाई साहब, बेसिक टर्म अभी करंट से अगर मैं जोड़ूं, हम्म। हालांकि नक्सलवाद और माओवाद बहुत पुरानी समस्याएं हैं। जी। माओवाद का जन्म ही हिंसा के नाम पे हुआ है। अच्छा। जहाँ माओवाद रहा, जहाँ नक्सलवाद रहा, वहाँ हिंसा नंबर 1 रही। सत्ता पानी हो, कुछ भी काम करना हो, हिंसा को उन्होंने अपना सबसे पहला पैमाना बनाया। जी। अब बात करते हैं सही नक्सलवाद की। तो भाई साहब, जब हम देखते हैं समाज में कि अफजल गुरु के लिए, जो कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाला एक प्रमुख आतंकवादी था, जी।
उसके लिए रात के 12 बजे याचिका लगाई जा रही है कि उसकी फांसी की जो मांग है, फांसी जो है रोक दी जाए। तो लगाने वाले कौन लोग थे? हम्म, लगाने वाले पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, जिन्हें आप और मैं बहुत अच्छा मानते हैं, जी वो लोग थे। अब वो वैसे तो वाइट कॉलर की जॉब में है, वैसे तो बहुत उनका समाज में सम्मान है, लेकिन कार्य वो क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादी के लिए याचिका लगा रहे हैं उसकी फांसी को रोकने के लिए। तो ऐसे लोग जो वाइट कलर की जॉब में रहकर आतंकवादियों, नक्सलियों का समर्थन करते हैं, कलम के माध्यम से उनके लिए कार्य करते हैं, वो लोग नक्सलवादी रहते हैं। सही नक्सलवादी वो लोग। हम देखते हैं जितना भी बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का है, जी और मीडिया के क्षेत्र में हो, फिल्मों के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, हम्म, या फिर एनजीओ के नाम से फंडिंग पाने वाला जो इनका गिरोह वो हो, ये लोग रहेंगे हमारे बीच ही, काम हमारे बीच ही रह के करेंगे, लेकिन समर्थन करते हैं नक्सलवादियों का और आतंकवादियों का। तो इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए ये किताब लिखी है भाई साहब। जी और इस किताब में संपादित की है ये किताब, बहुत अच्छे अच्छे लेखकों का, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकारों का मार्गदर्शन इसमें मिला है, और उन्होंने अपने विचार भी इसमें साझा किए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसे प्यार भी बहुत मिल रहा है किताब को, और काफ़ी लोगों ने सराहा है। रही बात, आपने एक बात कही थी कि इस मुद्दे पे लिखने से लोग डरते हैं। तो भाई साहब, एज अ पत्रकारिता का विद्यार्थी मुझे भी डर लगा था जी कि भाई मेरी ही, अगर मैं इस विषय पे कुछ लिखूंगा तो मेरे कैरियर पे भी असर पड़ सकता है, और मुझे लाइफ थ्रेट भी हो सकते हैं कि जिन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। जी क्योंकि भाई वो लोग तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश करने के लिए योजना बना सकते हैं, तो मैं और आप तो हैं क्या चीज़? तो वो समस्या तो मुझे भी हुई थी, लेकिन प्रभु श्री राम की और माँ भारती की प्रेरणा से मैंने ये काम करना चाहिए तो किया। लेफ्टिस्ट और नेक्सलिज्म एक दूसरे के पर्याय हैं भाई साहब, एक दूसरे के प्राय। पर्याय हैं। जी अब वही बात है कि जो बंदूक लेके नक्सलवादी काम कर रहा है, वो तो जंगली इलाकों में जी अपना हि- हिंसा करने वाला काम कर रहे हैं। जी और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, हम्म, या फिर और ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं, हम्म, जब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, जहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगाते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तो उनको कौन लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, कौन लोग उन लोगों को इस तरह की बातें करने के लिए उकसा रहे हैं? तो वो सही नक्सलवादी है। शहरी नक्सलवाद। प्रोफेसर हैं वो, जी लॉयर्स हैं, मीडिया वाले लोग हैं। ये तो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें मीडिया में आई हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स। तो इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए भाई साहब ये किताब संपादित की है। मोटे तौर पे तो आपने बता दिया किस किस प्रेरणा से सोच से लिखी है। इसकी लिखने की आपको प्रेरणा अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर जी पूछूं तो कैसे मिली? भाई साहब, प्रेरणा क्या, मैं बचपन से संघ की शाखाओं में जाता था, जी तो वहाँ एक बात सीखने को बहुत अच्छी मिली जी कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, जी तो उस चीज़ को अगर आप हम्म, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं या उसके खिलाफ सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। जी तो वही मेरे अंदर एक मन में रही चीज़ें कि हम्म, मैं, मुझसे है ना गलत चीज़ें बर्दाश्त बहुत कम होती हैं। मैं गलत चीज़ों को किसी भी तरीके से एक्सपोज करने के लिए प्रयास करता हूँ। तो यही जब मैं यहाँ आया, नोएडा आया, मतलब जब मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और लिखना पढ़ना शुरू किया इन सब विषयों को, तो जिन लोगों को मैं बहुत अच्छा मानता था कि ये बहुत अच्छे पत्रकार थे, मेरे जी मॉडल होते थे, जी और उन्हें देख देख के मेरा पत्रकारिता करने का मन किया, तो मैं जब उनके नज़दीक तक पहुँचा, उनका दोहरा चरित्र आपके साथ। जी दोहरा चरित्र जब मैंने देखा उनका, कि इन लोगों को हम टीवी की स्क्रीन पे इतना बड़ा आइडियल मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये लोग हैं क्या? इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल में बैठ के ये देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं कैमरे के अच्छा, पीछे। ऐसे पत्रकार जो होते हैं, ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग जो होते हैं, या ऐसे लोग जिनको समाज सुनता है, नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग, ये लोग क्या करते, किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, या इनके विचारों में ऐसा पॉइजन कहीं से भरा होता है, या कोई ना कोई इनके ऐसे ऐसी एक देश भावना राष्ट्र के प्रति होती है, समाज के प्रति होती है, कि ये सब करते हैं?
क्या लगता है ये सबका मिश्रण है, क्या नहीं है? देखिए भाई कहाँ से साहब, इनको ऐसी सोच आती है? दीक्षांत सूर्यवंशी तो एक राष्ट्रवादी सोच के साथ चलता है, वो भी उसी समाज में पैदा हुआ है, उन्हीं के बीच में खेला है, उन्हीं के बीच में कूदा है। ये लोग भी आप ही के साथ बड़े हुए हैं, इन लोगों को आपने कभी रोल मॉडल नहीं माना। कि उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग कुछ इस टाइप से बिखर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं? इसमें कभी आपने सोचा है? जी भाई साहब, बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, ये लोग पैसा की जो फंडिंग इन्हें बाहर से मिलती है, जी। चाइना से या फिर जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे मिलती है, तो जब इन्हें फंडिंग मिलती है तो उसके लिए अपनी कलम भी बेच देते हैं ये। अब जो कोई पैसा दे रहा है, अब जो वो बात कहेगा वही तो लिखनी पड़ेगी उन्हें। जी। वो हिडन तरीके से अपना एजेंडा चलाते हैं। हम्म। तो पैसा तो पहली प्राथमिकता रहती है इन लोगों की। और कुछ लोग युवा बरगला दिए जाते हैं क्रांति के नाम पर। और क्रांति के नाम पे जो युवा बरगलाए जाते हैं वो काफ़ी समय तक उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो तो क्रांति के नाम पर करते रहते हैं। उस देश में वोट ही अपने आप में एक बम की ताकत रखता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। उन देशों में बंदूक उठाना, हिंसा करना कुछ बिल्कुल ही विचित्र बात है। बहुत विचित्र बात है भाई साहब। और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जी। सबसे बड़ा खतरा है जी। कि आप बंदूक की नोक पर कोई काम कराना चाह रहे हैं और वो भी एक सभ्य समाज को थ्रेट करके, जी। तो कितनी गलत बात है। अगर इस पुस्तक की बात करें, शैली नक्सलवाद सच, इस पुस्तक में शैली नक्सलवाद किन क्षेत्रों पहलुओं पर आपने अपने लेखों में डाला, इन वर्टिकल्स, इन इन भाई साहब, टॉपिक्स? मैंने इसमें इसे 5 भागों में विभाजित किया था। अच्छा। अच्छा। एक तो साहित्य के क्षेत्र में नक्सलवाद, साहित्य के क्षेत्र में कैसे लिखते हैं और कैसे साहित्य को गलत ढंग से पेश करते हैं जी। पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच। जी। और दूसरा मीडिया के क्षेत्र में नक्सलवाद, जी। कि मीडिया के लोग किस ढंग से माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। हम्म। और तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में नक्सलवाद, अच्छा। कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग प्रोफेसर बैठे हुए हैं या फिर जो लोग ऐसी संस्थाओं में हैं जहाँ बच्चों के पढ़ने लिखने की किताबें लिखी जाती हैं, जी। तो उनमें बैठ के किस ढंग से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और चौथा भाई साहब इसमें था एनजीओ के माध्यम से अच्छा। किस ढंग से इनको फंडिंग मिलती है जी। और उसका प्रयोग किस तरीके से ये देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए करते हैं और मशीनरियों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए करते हैं। इस उस चीज़ को इसमें एक्सपोज किया है। और भाई साहब पांचवी चीज़ थी राजनीतिक रूप से, कि जो पॉलिटिकल के नेता बन के आते हैं वो किस ढंग से योजनाओं को और किस ढंग से जो प्लानिंग कमेटी की वो बनती हैं योजनाएं, उनको अपने विचार के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। आज मैं इस देश में एक अफवाह देखता हूँ, दीक्षांत जी। कम्युनिस्ट पार्टियां जैसे पहले पश्चिम बंगाल में, केरल में और तमाम देश में उनका एक इन्फ्लुएंस था, वर्चस्व था, कहीं ना कहीं एक वोट बैंक था उनके पास। कम्युनिस्ट वोट बैंक तो खत्म होता जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियां तो कहीं ना कहीं लगाम में आई हैं, खत्म हो रही है, काइंड ऑफ हो रही है। कम्युनिस्ट सोच जरूर बढ़ती जा रही है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, उन्होंने उस कम्युनिस्ट सोच को साथ में ले लिया है, या एक फेस हो गया है, अब वोट क्लब हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बातों देखिए भाई साहब, कम्युनिस्ट पार्टियों का तो समझ लो अंतिम समय है इस में? जी। देश में। जी। क्योंकि इस देश का जो युवा भी है, इस देश का जो नागरिक है, वो जाग चुका है। वो समझ गया है कि यह विचार हमारा विचार नहीं है। हम्म। हमारा विचार जो है, हमारा विचार सबको साथ लेके चलने का है, एक साथ रहने का है। और भारतीय परंपरा, भारतीय जो सभ्यताएं हैं, उनको कैसे हम मूल्यों को बनाए रखें, वो विचार है। और इन लोगों का विचार क्या होता है कि कैसे विध्वंस किया जाए, किसी भी कैसे तरह का। सभ्यताओं को, संस्कारों को, कैसे भारत की शिक्षा पद्धतियों को तोड़ा जाए। तो इनका वो विचार रहता है। अब युवा और समाज समझ गया है। अब देखते हैं कि कभी बंगाल में इतने लंबे समय तक सरकार रही, केरला में लंबे समय तक सरकार रही। अब गिने चुने एक दो इनके जनप्रतिनिधि देखने को मिलते हैं। ग्राउंड जीरो पे आदमी समझ गया है। फिर दूसरी बात आती है कि जो हमारा विषय है अर्बन नक्सल, ये लोग अभी पूरी पैठ जमाए हुए हैं जी। शिक्षा के माध्यम से। जी। और जो बौद्धिक स्तर की चीज़ें होती हैं
उनमें इन लोगों का अभी भी बहुत बड़ा एक अभी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करने की ताकत इनके अंदर है, और ये करते भी हैं, कोई भी देखिए, मुद्दा हो। इनकी जड़ें तो इतनी गहरी हैं, इसी बात से ये महसूस हो जाता है कि एक राइट विंगर पार्टी जो कि आज देश को चला रही है, सनातन को मानने वाली पार्टी, देश की संस्कृति को मानने वाली पार्टी, हिंदू धर्म का ध्यान रखने वाली पार्टी, राष्ट्र से प्यार करने वाली पार्टी, वो तक भी 10 साल में इनको एक्सपोज तो कर पाई है। मुझे लगता है कि इनको रूट से निकाल नहीं पाई नहीं, है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, अभी तक रूट से नहीं निकाला, और अभी और लंबा समय लगेगा इस चीज़ के जी। लिए। काम तो, प्रयास तो शुरू हो गया है, देखने में आता है कि हम्म। लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी और लंबा समय लगेगा। उसके लिए आवश्यक है कि ऐसी देशभक्त पार्टियों को हमारा देश बार बार पूर्ण बहुमत देता रहे, उसके लिए ये बहुत आवश्यक चीज़ है। ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए कि, और इन लोगों की समस्या निपटना है तो अपने जो राष्ट्रीय विचार के लोग हैं उनकी जड़ों को मजबूत बनाएं, उन्हें मजबूत करें। दीक्षा जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी पाँच किताब को 5 खंडों में बांटा, साहित्य को भी समझाया, साहित्य से नक्सलवाद कैसे फैलता, फिल्मों में किस तरह से नक्सलवाद को ये लोग प्रमोट करते हैं, शिक्षा में किस तरह से प्रमोट करते हैं, एनजीओ के थ्रू कैसे करते हैं। एक एक एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं कि साहित्य में जी कैसे होता है, फिल्मों में कैसे जी होता है, या बाकी जो जी जी जी। वर्टिकल है आपके खंड है उसमें कैसे होता जैसे वैसे मैं बात करूं फिल्मों की, है। जी। तो फिल्मों में अभी एक मूवी आई है कांधार पर, जी। जो कांधार हाईजैक हुआ था, जी। विभव सिन्हा उसके जी। डायरेक्टर जी। हैं। जी। और वो सबको पता है वो किस विचार के हैं, वो पूरा इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति हैं। हम्म। उस कांधार हाईजैक मूवी में हम्म। सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि सभी आतंकवादी मुस्लिम थे जिन्होंने हाईजैक किया था, जी। लेकिन उस डायरेक्टर ने जानबूझकर अपने हिडन एजेंडे को बढ़ाने के लिए हिंदू आतंकवाद की परिभाषा को गढ़ने के लिए मनगढ़ंत उसने आतंकवादियों के नाम हिंदू रख दिए। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप ही एक्सप्लेन करते फिरो ना, हिंदू नहीं थे कौन थे, कौन थे? और जिन बच्चों को नहीं पता लग पाएगा वो उसको हिंदू ही मानते हिंदू ही रहेंगे। मानेगा। और जो आजकल की जनरेशन मतलब है कि जो बर्गर पिज्ज़ा वाली वो इतना रिसर्च नहीं करती है, वो जो देख लिया फिल्म में, मीडिया में, वो चीज़ हो गई। तो दीक्षा फिर जी। उसे समझाते फिर आप जी। कि जी। भाई ये 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 हिंदू नाम नहीं थे, नहीं। मुसलमान थे। अच्छा, उनको समझ में नहीं आएगा कि नाम का नैरेटिव क्रिएट करने से क्या हो रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर हाँ। कल के दिन को, आज से 50 वर्ष बाद, वो उसी फिल्म के उदाहरण को, जब हिंदू आतंकवाद की बात होगी, उसी फिल्म के उन 2 आतंकवादियों का वो उदाहरण देंगे कि अच्छा उस फिल्म में तो वो लोग थे, हिंदू भी थे। हिंदू आतंकवाद वाली जो इनकी एक परिभाषा है गढ़ने वाली, वो वाली चीजें हो जाएंगी। अच्छा जी, एक बात बताइए, तो इसका मतलब क्या नक्सलवाद और क्या मुस्लिम तस्वीर की जो राजनीति है, क्या वो एक ही एजेंडा है, क्या एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज है? हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्या है ना कि नक्सलियों का तो सबसे पहला मोटिव यही है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए। और हमारे देश की सबसे प्यारी अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे देश को है ना, धर्म जोड़ के रखता है। जी। तो सबसे पहला कुठारघात इन्होंने किस पे किया? सनातन पे। जी। और सनातन के जो खिलाफ खड़ा होगा वो इनका दोस्त होगा। तो सनातन के खिलाफ कौन खड़ा होता है? मिशनरी खड़े होते हैं, जी। जिहादी ताकतें खड़े होती हैं, जी। जी। तो वो इनके दोस्त बन जाते हैं वो लोग। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फिर उनमें आपसी गठजोड़ हो जाता है, तो फिर उनके विचार दोनों का पर्पस कॉमन हो को जाता है, पर्पस कॉमन हो जाता है। एक वो दूसरे को हिंदू, खंडित करने का, हाँ वो कमजोर करने हिंदू, वो ये तो कहेंगे, का। कम्युनिस्ट ये तो कहेंगे कि भैया धर्म जो है अफीम है, वो सिर्फ हिंदुओं को लेके कहेंगे। जब बात आ जाएगी मुस्लिम समाज की, जब बात आ जाएगी मुस्लिम समाज के अंदर कितने बड़े बड़े अभी तक दोष हैं, उनको दूर करने की बात आ जाएगी, तो तब हाथ खड़े कर देंगे कि भैया हमारा कुछ तब लेना दही देना जम नहीं। जाती तब दही जम जाती है। तो देश को तोड़ने और सनातन को कष्ट पहुंचाने के लिए सब लोग एक हो जाते है। जी। जी। युवाओं को, अगर हम युवाओं की बात करें तो इस समस्या को समझने और निपटने के लिए क्या करना चाहिए? हैं। हाँ भाई साहब, समझने के लिए और निपटने के लिए ये करना चाहिए कि सबसे पहले पहले, समझे नक्सलवाद है क्या। पहले समझे
और फिल्मों के माध्यम से ना समझें, जी। हर चीज़ की एक रिसर्च करें, हर चीज़ का एक क्रिटिक हो के क्रिटिक समझना हो चाहिए। कि कैसे ये लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम्म, और फिर समझ के, हम्म, और जो राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र विचारक संगठन है उनसे जुड़ें, उनके कार्यक्रमों बैठकों में हिस्सा लें, और अपना इस तरीके का अच्छा अध्ययन करें, जी। और अध्ययन करने के बाद लोगों को जगाएं। तो जब लोगों के बीच जाके ये बात एक तरीके से फैलेगी, तो खुद ही युवा जाग जाएगा। हम्म। शिक्षा में किस तरह से ये लोग नक्सलवाद हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, अशांत कर रहा है या अशांत इन्फ्लुएंस कर कर रहा है। देखिए, शिक्षा के में तो ऐसा है ना भाई, एक बड़ा बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ मैं, कि अब तक हमें यही पढ़ाया गया है कि अकबर महान था। जी। हमने भी यही पढ़ा है जी। कि अकबर महान था। हम तो समझ गए जी। क्योंकि हम पढ़े हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। जी। हमें तो समझ में आ गई कि भाई अकबर महान कैसा हो सकता है। वो तो एक आक्रांता कैसे महान हो सकता एक है आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जो जिसके देश को हरम में लूटने इतनी आया रा है, यहाँ पे मारने आया जिसके है। हरम में इतनी महिलाएं हों, और जिसने इतना अत्याचार किया हो, वो कैसे महान हो सकता है। मेवाड़ एक छोटा सा राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, उसके साथ उसको बार बार दबाने के लिए क्या किया है अकबर ने। तो अकबर कैसे महान हो गया भाई। महाराणा प्रताप अपनी भूमि अपनी देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वो महान तो वो महान होने वो चाहिए है। ना। बिल्कुल अंतिम बिल्कुल। समय तक जो झुके नहीं, अंतिम समय के घास की रोटियां खाई, अंतिम समय तक अड़े रहे कि मेरी देश की भूमि है, जी। मेरी प्रजा है, जी। मैं रक्षा करूंगा इसकी। तो अकबर को महान हम कैसे मान लेंगे। हम तो भाई महाप्रताप को महान मानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है। तो भाई, जब शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव होने चाहिए, जो हमारे असली महापुरुष हैं उन लोगों के नाम आने चाहिए, उन लोगों के नाम पे सड़क होनी चाहिए, उन लोगों के नाम पे प्रेरणा स्थल होने चाहिए, ना कि दिल्ली जैसे इलाकों में, पौष इलाकों में अकबर रोड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो मुझे लगता है अल्बर्ट एक्सलेटर की जो आप बात कर रहे थे, ये बड़ा लिटरेट वर्क है। ये ये बातों का ताना बाना बुनना बहुत अच्छी तरह जानता है, लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छी तरह जानता है। ये अपने आप को बड़ा सादगी में दिखा के कुर्ते पजामे पहने, कुर्ता और जीन्स पहन के लंबा घेरा लगा के बना जाता है। इनके पास सारी मॉडर्न फंडी वो है जो मुझे लगता है राइट विंगर्स से आगे निकल जाती हैं समाज को समझाने में, सब लेकिन युवा वर्ग इनसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है परस्पर अपनी संस्कृति अपने कल्चर से, या वो लोग जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो बचा रहे हैं। क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात कहा भाई साहब। ये जो है युवाओं को सबसे पहले अट्रैक्ट इसलिए भी करता ये है। ढोल बजा के नुक्कड़ नाटक ये युवाओं को उनकी एज ग्रुप की चीजों से ही सम्मिलित करके इन्फ्लुएंस करके ले जाते हैं। कोई भी युवा इन सब चीज़ों से पहले अट्रैक्ट ये होता है। ब्लैक मैजिक ही कहता हूँ मैं तो हाँ, उसको। ब्लैक मैजिक बिल्कुल भाई साहब। कोई भी युवा इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट, क्या कहते हैं, ढपली बजाने से होता ही है, क्योंकि उसे और अच्छा हमारा लगता है। धर्म जो है बड़ी वो आपको संस्कार सिखाता है, सिस्टम सिखाता है। इससे युवा वर्ग थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ, वो वाली बात भी है, उसको मेहनत लेकिन मानता है। वो वाली बात भी है। और क्या है ना भाई साहब, कि अब युवाओं को क्रांति के नाम पे ये झोंक देंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी आंदोलन में। और इनके अगर आप आंदोलन में चले गए इनके, और जो इनकी बैठकें होती हैं, इनका जो लाइफ स्टाइल होता है ना, वो जो एक युवा बेचारा भटक चुका होता है, उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। यश अय्याशी वाला अड्डा बन जाता है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ हर चीज सिस्टम में फ्री कर दे। फ्री कर देते हैं, तो इसलिए युवा होता है। अब जब वो युवा 35 साल का बुजुर्ग होता है, तब समझ में आता है यार मैंने क्या इन लोगों के चक्कर में अपनी कुर्बानी, जीवन की कुर्बानी दे दी। जीवन इतना अच्छा समय में मुझे जो परिवार के साथ अपने देश के लिए बिताना चाहिए था, मैं किन लोगों के लिए अपना समय गंवा रहा हूँ। आप देखते नहीं कितनी घटनाएं आती हैं कि कितनी लड़कियां की आती हैं कि इन उन लड़कियों का इस्तेमाल करके ही उन्हें पहले क्रांति के नाम पे जोड़ते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लड़कियों को बाद में समझ में आती है। अगर संघ की कार्यशैली देखें, सिंगल लाइन में आपसे पूछना चाहूंगा, और नेक्स्ट स्लाइड की कार्यशैली देखें, अर्बन नेक्स्ट स्लाइड की सिंगल लाइन में जवाब देना हो तो क्या फर्क है। यहाँ वो से क्या सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं, सिंगल लाइन में जरा। संघ सिखाता है सेवा, समर्पण, संस्कार। और राष्ट्र के प्रति।
राष्ट्र की बातें, ये सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंसा, अय्याशी, और कुछ इनका दूसरा मुद्दा है नहीं वैसे। दीक्षांत जी, आप आध्यात्मिक हैं, हमें हमारे होमवर्क किया टीम ने तो पता लगा आध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, लगाव है आपको बचपन से। युवा कैसे, जो जो हमारा युवा वर्ग है, अगर इसको हम अब इसकी बात करें, इसको अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं, और ये अध्यात्म जो है उनके व्यक्तित्व में क्या निखार ला सकता है, इस बारे में जरा कुछ। ऐसा अध्यात्म जो है बहुत प्यारी चीज़ है, जी। और मैं तो इसे दवाई कहता हूँ, दवाई जी। जीवन के लिए। जी। हर युवा को इसे दवाई मान के ही अपने जीवन में उतारना जी। चाहिए। कि हर किसी के जीवन में अप एंड डाउन है, हर किसी के जीवन में सुख है, दुख है। कोई इस दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी। जी। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संतुलित रखे, कष्टों में, दुखों में, सुख में भी कैसे अपने आप को संतुलित रखे, उसके लिए अध्यात्म एक बहुत बढ़िया रास्ता। अध्यात्म क्या होता है कि आपकी जो आंतरिक चेतना है, उस चेतना को जगा देता है, और दूसरी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उन्हें आपसे दूर कर देता है। आपको स्वयं का ज्ञान हो जाता है अध्यात्म से, कि मैं हूँ कौन, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर ईश्वर ने इतनी योनियों में मुझे मानव योनि में जन्म दिया है तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अध्यात्म आपको जो एक ईश्वर की शरण की यात्रा में जो लेके जाता है ना, वो चीज़ होती है। अध्यात्म का मतलब ये भी नहीं है कि लोग बाग समझ लेते हैं कि अध्यात्म का मतलब संन्यास लेना है। संन्यास लेना अध्यात्म का मतलब नहीं है। अपने सांसारिक जीवन में कैसे एक आदर्श उदाहरण अपने मानव जीवन का हम पेश कर पाए, उसके लिए जो सबसे अच्छी शक्ति मिलती है वो अध्यात्म से मिलती है, मेरा ये मानना है। अध्यात्म दोस्तों, आज ये सारी बातें, बहुत सारे फाइव टॉपिक्स हमने दीक्षांत जी से बात करी। उन्होंने बहुत सारी बातों का हमको बताया, अपने विचार प्रकट किए। कटोगे तो बटोगे भी बताया उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि साहित्य से कैसे नक्सलवाद फैलता है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्मों से कैसे नक्सलवाद फैलता है। तमाम बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। वक्त बोर्ड के ऊपर भी हमने बहुत सारी चर्चाएं करी। तो इन चर्चाओं को इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन समय की कुछ समय सीमा रहती है। उसको देखते हुए आज के इस हम प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं, और दीक्षांत सूर्यवंशी जी का अपने दर्शकों की तरफ से, अपने पॉडकास्ट टीम की तरफ से हम एक बार फिर पुनः धन्यवाद करते हैं। उनका आभार करते हैं कि उन्होंने व्यस्तम समय में भी हमारे बीच में आए और हमारे साथ बैठ के उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीक्षांत जी, कि बहुत हमारे बहुत पॉडकास्ट धन्यवाद में। भाई साहब आपका, और पूरी टीम का मेरी शुभकामनाएं पूरी आपके टीम के लिए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब जो भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षांत, थैंक यू।